नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, विश्व कप शतरंज प्रतियोगिता जो है वो खत्म हो चुकी है। पोलैंड के यान डूडा ने इसको जीत लिया, ये तो हम जानते ही हैं। विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन का विश्व कप जीतने का सपना जो है एक बार फिर से जो है वो सफल नहीं हुआ। एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि शतरंज में विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले को विश्व चैंपियन कहते हैं। उसके बाद कैंडिडेट टूर्नामेंट का नंबर आता है, जो जीतता है वो विश्व चैंपियन को चैलेंज करता है। विश्व कप सिर्फ कैंडिडेट पहुंचने की एक सीढ़ी है, मतलब उस लिहाज से देखें तो तीसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है शतरंज की दुनिया में। फिर भी बड़ी बात यह है कि मैग्नस कार्लसन कभी विश्व कप नहीं जीत पाए। इससे पहले जब उन्होंने खेला तो दूसरे राउंड में बाहर हो गए थे, बूजियांगी ने हरा दिया था चीन के, और इसके बाद इस बार जॉन डूडा ने उनको हरा दिया। हालांकि कार्लसन को विश्व कप खेलने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो इस खिताब को हासिल करना चाहते हैं। कार्लसन हारे, तीसरे स्थान के लिए मुकाबला खेलना पड़ा रूस के व्लादिमीर फेडोसीव से, जो कि इस टूर्नामेंट में गजब के फॉर्म में रहे और जिनकी लाइव रेटिंग ऑलरेडी 2720 के ऊपर जा चुकी है, 2720 के। एक बड़ी बात, ये मैच कार्लसन ने बड़ा शानदार तरीके से जीता। जो भी हुआ वो मैच हम जीतेंगे, डबल रुक सैक्रिफाइस देखने मिला इस गेम में। लेकिन एक चीज़ की तारीफ आपको करनी होगी कि अब मैग्नस कार्लसन अपने आप को बेहतर खेल भावना के, आप बोल सकते हैं, एम्बेसडर के तौर पे सामने लेके आते हैं। अब वो हारते हैं तो सामने वाले की तारीफ करते हैं खुलकर। पहले जैसा नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन जो है अपना कंट्रोल नहीं कर पाते थे, लेकिन अब वाकई दिखाते हैं कि जो भी जीत रहा है या जो भी नया खिलाड़ी आता है उसको जो है खुल करके उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि एक बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि शायद उम्र जो है वो अब असर दिखा रही है। 31 के हो गए हैं, मैच्योर हो चुके हैं। अब 24, 25, 26 में जब हारते थे तब जो जिस तरीके से रिएक्शन आता था, अब वो नहीं आता है। और अब वो जो है अगले मैच में वापस तीसरे स्थान के लिए भी देखिए खेला उन्होंने और बेहतरीन 2-0 से जीता। इस टूर्नामेंट में से कार्लसन की रेटिंग जो है वो 9 पॉइंट बढ़ी है, तो विश्व कप खेलने से उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। क्लासिकल में 2854 पहुंच गए। दूसरे नंबर पर अब डिंग लीरेन है 2799, मतलब 2800 पे भी कोई नहीं है अभी। खैर, अब हम बात करते हैं इस टूर्नामेंट के इस मुकाबले की, जो कि मैग्नस कार्लसन ने सफ़ेद मोहरों से खेला, काले मोहरों से खेल रहे थे फेडोसीव। E4 से शुरुआत हुई, जवाब दिया C6 करके, कारोकान से शुरुआत हुई। यहाँ पर फेडोसीव ने कारोकान खेला। कार्लसन ने खेला यहाँ पर D4, तो यहाँ पर फेडोसीव जवाब देते हैं D5 मेन लाइन, E5 बिशप F5, और यहाँ पर कार्लसन जो मूव चुनते हैं वो वैसे तो ज़्यादा नहीं खेला जाता है। यहाँ पर आप नाइट F3 देखते हैं, नाइट C3 देखते हैं, H4 देखते हैं, BD3 देखते हैं, लेकिन आप यहाँ पर जो है C4 जो है वो नहीं देखते हैं। तो C4 मतलब कम खेला जाता है, और कार्लसन ने इससे पहले जो है वो C4 खेला नहीं था। तो ये पहली बार जो है वो C4 मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर खेला। ओके, E6 करके जवाब दिया यहाँ पर फेडोसीव ने, तो कार्लसन ने नाइट C3 खेला। अच्छा, यहाँ पर बिशप B4, सो C इंटू D5। अच्छा, ये जो वेरिएशन मैग्नस कार्लसन ने चूज़ किया C इंटू D5, ये भी जो है ये कम खेला जाता है। मतलब यहाँ पे जो लाइन खेली जाती हैं वो कौन कौन सी लाइन जो है यहाँ पे खेली जाती हैं, क्वीन B3, A3, नाइट F3, ये ज़्यादा मेन लाइन है जो कि खेली जाती है। अब कार्लसन ने जैसे C इंटू D5 मारा, हम आपको बताएं कि डाटाबेस में सिर्फ 9 गेम हैं जो कि इससे पहले खेले गए थे। ओके, क्वीन इंटू D5 मारा, फ़ायदा उठाया कि नाइट जो है वो C3 पे पिन है तो मार नहीं सकता अभी। और अगर वो क्लोज कर देंगे, मान लीजिए क्वीन D5 खेलना भी जरूरी इसलिए क्योंकि अगर आपको ये जो D4 की वीकनेस है इसको अगर आपको कायम रखना है तो आपको वो फाइल जो है उसको ओपन रखना है, इसलिए क्वीन D5 इंपॉर्टेंट भी था। हालांकि जानते थे कि जैसे ही थोड़ी देर में वो पिन हटेगा आपको हटना पड़ेगा। सो नाइट G2 खेला कार्लसन ने, और ये नॉवेल्टी थी, ये नॉवेल्टी थी, मतलब इससे पहले ये नहीं खेला गया कभी नाइट G2। तो इससे पहले जो एक ही मैच जो था, मेरे ख्याल से 1 या 2 मैच, उसमें A3 खेला गया था। तो कार्लसन ने यहाँ पे किया नाइट G2 और क्वीन D8, यहाँ पर वापस गए फेडोसीव। कार्लसन ने A3 किया और अब उस बिशप से पूछा कि भाई आपको क्या करना है, कहाँ जाना चाहते हैं आप। उन्होंने खेला बिशप A5। ओके, नाउ नाइट G3, बिशप पर अटैक। सो फिलहाल नाइट E7 निकाला। उनका कहना ये था कि अगर आप मारना चाहिए तो मारिए, मैं अपने नाइट से यहाँ पर वापस आता हूँ। ओके, अब यहाँ पर कार्लसन खेलते हैं बिशप C4। क्यों? अब देखिए बिशप, ये एक इंपॉर्टेंट है, बिशप निकालना है अगर कैसल करना है तो E2 निकालेंगे तो थोड़ा सा एक क्वीन के लिए ऑब्स्टेकल बनेगा। अगर क्वीन को हमको, क्योंकि ये ध्यान रखिए जब आपका पॉन E5 पे हो और नाइट F6 पे ना हो तो H5 या और G4 जैसे स्क्वायर आपके लिए कभी भी अवेलेबल होते हैं। जैसे ये नाइट जो है, ये जो बिशप जो है एलिमिनेट होगा बोर्ड से, तो इसीलिए बिशप E2 नहीं खेला। बिशप D3 खेलते तो वो इस बिशप से अपना बिशप एक्सचेंज नहीं करना चाहते थे, तो इसीलिए बिशप C4 की लैंडिंग की अभी।
और एक तरीका है कि जब आप बिशप C4 लैंड करते हैं और कभी आप ये नाइट यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे तो प्रेशर जो है वो इस डायगोनल पे पड़ने ही वाला है। ओके, बिशप G6 खेला यहाँ पर। सो नाउ H4, अभी H5 की तैयारी, जो कि कैरोकॉन में बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन ये थोड़ा पोजीशन जो है एकदम अलग है, फेडोसीव के लिए एकदम नया था और ऐसा दिख रहा था कि फेडोसीव इस ओपनिंग को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे थे कार्लसन के सामने। कार्लसन ने उन्होंने H6 खेला तो कार्लसन ने खेला H5, बिशप H7 एंड नाउ जैसे ही जो स्पॉट खाली हुआ क्वीन G4 पर अपने वजीर को लेकर के आ गया यहाँ पर मैग्नस कार्लसन। अभी G7 पे प्रेशर है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि अगर आप G8 बचाने के लिए जो है रुक खेलेंगे तो वो भी एक टिपिकल पोजीशन है। अगर कासल करते हैं तो बिशप H6 आ रहा है, तो यहाँ पर बहुत सोचने के बाद किंग F8 खेला। हालांकि बिशप F5 भी एक ऑप्शन हो सकता था, आप इस तरह से खेल सकते थे क्योंकि फिर रुक G8 का थ्रेट रहेगा, लेकिन नाइट इंटू F5, नाइट F5, और ये भी जो है ये वाइट के लिए ही थोड़ा सा बेटर माना जा रहा था, पर ये एक ऑप्शन हो सकता था। लेकिन फेडोसीव ने यहाँ पे किंग F8 चुना। अब किंग F8 चुनने से एक चीज़ तय हो गई थी कि पूरे गेम में फेडोसीव को इस हाथी को गेम में लाने में जो है दिक्कत जाने वाली है। और अगर आप देखिए कि अगर ये हाथी गेम में ना आए तो आप ये मान के रखिए कि आप एक रुक डाउन खेल रहे हैं गेम में, एक मोहरा कम खेल रहे हैं। कार्लसन ने कैसल किया तो अभी आप देखिए व्हाइट के सारे पीसेस डेवलप हैं, सेंटर पे अच्छा कंट्रोल है, पीसेस सब खेल रहे हैं। ये बिशप नहीं निकला है लेकिन उसकी नज़र जो है वो किंग साइड अभी भी जो है वो लगी हुई है। नाइट D7 खेला यहाँ पर फेडोसीव ने। कार्लसन खेलते हैं नाइट CE4, तो मतलब एक और पीस जो है वो एक अच्छे स्क्वायर पर जा चुका है और बड़े ही अच्छे स्क्वायर पर जो है आप टारगेट कर रहे हो, सेंट्रलाइज नाइट आपको मिल गया। ओके, बिशप C7 खेला यहाँ पर D6 के स्क्वायर को कवर करते हुए फेडोसीव ने। सो नाउ कार्लसन ने अब खेला बिशप A2। अब ये मूव भी बहुत इंपॉर्टेंट मूव क्यों है बिशप A2, क्योंकि कभी ना कभी ब्लैक जो है वहाँ से काउंटर प्ले लेने की कोशिश कर सकता है B5 करके। एक और चीज़ है कि ज़रूरत पड़ने पर आपका बिशप ये शिप स्विच भी हो सकता है यहाँ से यहाँ। तो कार्लसन ने ये जो एक मूव ऐसा खेला कि इसको आप बोल सकते हैं प्रोफिलैक्सिस, अपोनेंट की अगली चाल को रोका और अपने पीस को फ्यूचर के लिए जो है तैयार कर लिया। नाइट F5 आया यहाँ पर डूडा बोल रहा हूँ, फेडोसीव। सो नाउ नाइट इंटू F5, बिशप इंटू F5 यहाँ पे जो है वो खेला गया। यहाँ पर आप तो बिशप इंटू F5, नाउ क्वीन F3 यहाँ पर खेल दिया मैग्नस कार्लसन ने। ओके, जैसे यहाँ पे क्वीन F3 आया नेक्स्ट मूव, सो उन्होंने खेला क्वीन E7 एंड नाउ कार्लसन खेलते हैं नाइट G3, फिर से बिशप पर अटैक किया तो बिशप H7 वापस गए और क्वीन G4। और अब यहाँ से इन्होंने देखिए प्रॉब्लम ये है अभी भी फेडोसीव का कि वो रुक गेम में नहीं आ रहा है, बाकी के मोहरों वो कंटिन्यू कैसे करें, वहाँ अटैक कैसे करें, कहाँ से खेल खेलें। तो यहाँ पर फाइनली उनको C5 करना पड़ा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता है। अगर आपके ऊपर मान लीजिए कि किंग साइड से अटैक हो रहा है, सो ये बिल्कुल क्लियर बात होती है कि जवाबी आक्रमण या तो सेंटर से होगा या क्वीन साइड से होगा। और फिलहाल अगर आप देखोगे तो फेडोसीव के कोई भी मोहरे ऐसे नहीं थे कि कुछ उनको एडवांटेज दिला रहे हो। C5 किया तो कार्लसन ने चिंता नहीं करी सेंटर की, बिशप D2 निकाल लिया। ना वो रुक D8 लेकर के आए, तो ऐसा लग रहा था कि सेंटर से कुछ करना चाहते हैं फेडोसीव, लेकिन क्या इतना वक्त था। यहाँ पर खेला F4 मैग्नस कार्लसन ने। और अब F4 मतलब कि साफ है कि ना सिर्फ ये रुक गेम में आ गया बल्कि F5 होके अब ये स्ट्रक्चर जो आपका राजा है F8 पे उसको टारगेट करना है। उन्होंने खेला नाइट B6, वही सेंटर पे पूरा फोकस था ताकि रुक से D4 पे प्रेशर आए। बिशप C3 खेल दिया यहाँ पर। अब समस्या ये है कि आप C D4 नहीं मार सकते हो दोस्तों, क्योंकि बिशप B4 रखा हुआ है। सो वो दिख रहा है कि पॉन मर रहा है लेकिन वो मर नहीं रहा था। नाइट D5 आए, उस बिशप को चैलेंज किया यहाँ पर, और इसके अलावा फेडोसीव के पास कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। कार्लसन ने जो है अपना यहाँ पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने खेला F5 और अभी आप देखिए कि जो पॉन है वो आगे जा रहा है, F6 भी आ सकता है। यहाँ पर नाइट E3 एक्सचेंज जो है उन्होंने मांगा। कार्लसन ने बोला ठीक है आप एक्सचेंज ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने एक्सचेंज लेने से बेहतर इस पॉन को मारना समझा यहाँ पर बेहतर। ओके, सो नाइट इंटू F5 एक्सचेंज हुआ, बिशप F5 एंड नाउ यहाँ पर अगली चाल आती है जबरदस्त D5, और ये शायद वो चाल थी जो फेडोसीव से मिस हो गई। अभी प्रॉब्लम ये है कि आप मार नहीं सकते इस पॉन को पॉन से, क्योंकि क्वीन से आपका जो है बिशप मर जाएगा, और समस्या ये है कि ये पॉन आगे भी बढ़ रहा है। उन्होंने खेला यहाँ पर बिशप B6 ताकि C4 करके एक चेक दिया जाए, लेकिन कार्लसन ने उसको भी स्टॉप कर दिया। उन्होंने बिशप C4 यहाँ पे खेल दिया। और अच्छा, यहाँ पर अगली चाल आती है किंग G8, यहाँ पर हट गए। ओके, किंग G8 हटे जैसे ही तो यहाँ पर खेला इन्होंने D6, क्वीन H4 आते हैं। सो नाउ B3 करके सपोर्ट लगा दिया बिशप के ऊपर। पोजीशन एकदम टाइट है ब्लैक के साथ। अभी भी एक ही समस्या है, ये हाथी गेम में कैसे आएगा, और अभी भी उनके कुछ मोहरे जो है वो खास काम नहीं कर रहे थे।
रुक D7 खेला उन्होंने 7th रैंक को थोड़ा सा जज करते हुए कि शायद प्रॉब्लम हो सकती है, और दूसरा स्पॉन को भी आगे बढ़ने से रोकने के लिए खेला। नाउ क्वीन E2। नाउ अभी जो है देखिए एक थ्रेट यहाँ पर आना चालू हो गया, और वो थ्रेट साफ दिख रहा था कि कभी ना कभी रुक इंटू F5 आ सकता है, क्योंकि ये पॉन के रास्ते से ये पॉन को हटाया जाए और फिर ये पॉन आगे बढ़े, और फिर आपके जो बिशप है वो बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे। क्वीन G4 खेला, यहाँ पर एक्सचेंज करना चाहते थे फेडोसीव, लेकिन कार्लसन ने यहाँ पे बोला नहीं अभी टाइम आ गया है, रुक इंटू F5 उन्होंने मार दिया। यहाँ पे अगर मारते भी क्वीन E2 बिशप E2 और आप टेक करोगे, उसके बाद बिशप B5 और रुक पीछे जाएगा, और फिर बिशप C4 और फिर E6 का थ्रेट है। ये अगर आप बोर्ड पे लगा के देखिएगा ये बिल्कुल विनिंग पोजीशन है, क्योंकि किंग का जो पोजीशन है और जो पॉन आगे आ रहे हैं, खेल को संभालना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर क्वीन इंटू F5 मारा। अगर E इंटू F5 मारते तो भी क्वीन G4 FG4 और E6 आ जाता, और आप देख सकते हैं कि मारेंगे तो आप बिशप इंटू E6 आ रहा और गेम खत्म हो जाएगा। तो रुक F5 पे क्वीन F5 यहाँ पे मारा, और रुक F1 पे क्वीन G5 हटा। आप देखिए कार्लसन के साथ ये दो पॉन तो काफ़ी आगे है ही है, ये बिशप काम कर रहा है, ये रुक आ चुका है, ये क्वीन एक्टिवेट है, बिशप एक्टिवेट है, ये सब मिलके एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं राजा के खिलाफ और इन प्यादों के साथ। जबकि ब्लैक के पीसेस देखिए, इस रुक की ना इस रुक से बातचीत है, ना ये बिशप इसको जानता है, ना क्वीन को कोई लेना देना है। मतलब चार मोहरे चारों अलग अलग डायरेक्शन पे, और इससे साफ दिख रहा था कि फेडोसीव का गेम जो है वो कभी भी जाएगा। बिशप D2 से वजीर पर अटैक किया, वजीर गया सीधे वापस क्वीन D8, और यहाँ पर कार्लसन एक बार फिर से अपना क्वीन जो है G4 पर लेकर के आए। पोजीशन बहुत ही प्लस हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि कभी भी कुछ सैक वैक आ सकता है। फाइनली अभी क्या करते, तो A6 किया उन्होंने ताकि बिशप B5 वगैरह को रोका जाए, क्योंकि एक्सचेंज कभी भी ले सकते थे कार्लसन बिशप B5 से। और अब यहाँ पे कार्लसन ने वो शॉट खेला जिसकी ज़रूरत थी, लाइट स्क्वायर पे जो कमी थी, जो कमजोरी थी उसको परखा, और रुक सेक्रीफाइस मारा सीधा सीधा। एक रुक एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया था और एक यहाँ पर रुक सेक्रीफाइस डायरेक्ट पूरा दिया। अगर रुक F7 मारेंगे तो क्वीन E6 के बाद देखिए एक ही चाल है क्वीन F8, और उसके बाद D7 बिशप C7 आप बचेंगे, क्वीन E8, और इसके बाद जो है गेम ओवर हो जाएगा यहाँ पर। सो रुक इंटू F7 मार दिया, किंग F7 मारना पड़ा क्योंकि G8 पे मात थी, आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, G7 पे सॉरी। तो किंग F7 क्वीन E6 चेक, यहाँ पर किंग F8 बिकॉज 40 चालें कंप्लीट होनी थी, तो कार्लसन ने यहाँ पे कुछ चाल रिपीट करी ताकि 40 चालें जो जल्दी पूरी हो जाएं। क्वीन F5 क्योंकि 40 चालों के बाद आधा घंटे और जुड़ते हैं। किंग E8 क्वीन G6 चेक, किंग F8 क्वीन F5, एक दो चाल रिपीटिशन हुआ, किंग E8 क्वीन G6 चेक, किंग F8, और इसके बाद उन्होंने खेली अगली चाल E6। आप रुक से पॉन मार नहीं सकते, यहाँ पे लगी है आपकी मात, तो आप क्या करेंगे, क्वीन F6 खेला ओनली मूव। सो नाउ कार्लसन ने मारा ED7, अभी क्वीन E8 से चेकमेट है, मारना पड़ा क्वीन इंटू क्वीन, H इंटू G7, H इंटू G6, बिशप D8 वापस गए, बट बिशप E6। और इसके बाद पोजीशन जो है वो बड़ी शानदार ये थी कि जैसा कि मैंने आपको गेम के शुरू में बोला था कि ये हाथी अगर गेम में नहीं आया तो आप रुक डाउन समझ लीजिए, तो वही स्थिति थी। एक प्रकार से पीस डाउन खेल रहे थे यहाँ पर फेडोसीव, क्योंकि वो रुक हाथी जो है गेम में आने नहीं वाला था। अब एक ही रास्ता था रुक को गेम में लाने का कि ये पॉन को पुश करके रुक को यहाँ से निकाला जाए, लेकिन वो भी संभव नहीं हुआ। किंग F2 H4, सो बिशप G4 से स्टॉप किया, B5, सो किंग F3, B4, सो AB4, CB4। इसके बाद यहाँ पे फेडोसीव समझ गए थे कि ये गेम में कुछ होने नहीं वाला है, और यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया फेडोसीव ने। तो बेहद ही शानदार गेम मैग्नस कार्लसन का, और ज़बरदस्त एक जीत के साथ जो है उन्होंने किया विश्व कप का अंत। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।